उत्तर प्रदेश में डीएलएड सत्र 2024-26 में प्रवेश के लिए किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सीखने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या फिर किसी दूसरे राज्य के निवासी हैं, सभी लोग उत्तर प्रदेश से डीएलएड में प्रवेश ले सकते हैं। सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट updled.gov.in पर विजिट करना है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद से पेज रीलोड होने के बाद से कुछ इस प्रकार से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे और यहाँ पर कैंडिडेट सर्विस में सबसे ऊपर आपको लिंक दिया गया है यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन। इसी लिंक पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, पेज रीलोड होकर के एक नया वेब पेज आपके सामने आ जाएगा, जिसमें कुछ बेसिक डिटेल आपको बताई जाएंगी। जैसे कि अगर आप गाइडलाइंस को देखना चाहते हैं तो इस पर व्यू पर क्लिक करके आप गाइडलाइंस डाउनलोड कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन फीस इस व्यू पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। किस प्रकार से फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन करना है उसकी गाइडलाइन को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो आवेदन करते समय कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। पहले रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद से आपको फ़ी सबमिट करना होगा। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 सबमिट करना होगा। उसके बाद से फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा और अंत में फाइनल प्रिंट आउट आपको एप्लीकेशन का लेना होगा। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर क्लिक का जो लिंक दिया गया है सबसे ऊपर, इसी पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। इससे पहले कुछ गाइडलाइंस आपको बताई जाएंगी। इन गाइडलाइंस को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और उसके बाद से सबसे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चेकबॉक्स दिया गया है। इस चेकबॉक्स पर सिंपली आपको टिक कर देना है। उसके बाद से पेज फिर से रीलोड होगा और जो एप्लीकेशन करने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जो हैं वो आपको दिखाई जाएंगी और नीचे एक लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। पंजीकरण के लिए यहाँ पर क्लिक करें, यानी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आपको आइडिया दे दूँ कि जो आप इमेज अपलोड करेंगे वो 10 KB से लेकर के 50 KB के बीच में होना चाहिए और जो सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे वो 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर जो लिंक दिया गया है सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन यूपी डीएलएड 2024 के लिए फॉर्म ओपन हो चुका है। इसमें कुछ बेसिक डिटेल आपसे पहले मांगी जाएगी पर्सनल डिटेल में। जैसे यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपनी माता का नाम लिखेंगे और यहाँ पर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद से डोमिसाइल आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं अथवा नहीं। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आपके लिए खुलेगा, पहला यूपी और दूसरा अदर देन यूपी। तो अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अदर देन यूपी को सिलेक्ट करेंगे और अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी को आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से नीचे आपसे पूछा जा रहा है कैटेगरी। तो कैटेगरी में आप ओबीसी हैं, एससी हैं, जनरल हैं, एसटी हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी कैटेगरी होगी, जैसे अनरिजर्व, अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी, शेड्यूल क्लास कास्ट, उसके बाद से शेड्यूल ट्राइब और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये ईडब्ल्यूएस का हो गया, ये एसटी का हो गया, ये एससी का हो गया, ये ओबीसी का हो गया और ये ओपन यानी अनरिजर्व कैटेगरी का हो गया। तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो अनरिजर्व को आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद से कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद से आपसे सब कैटेगरी पूछा जाएगा। तो सब कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि विजुअली इम्पेयर्ड, इसके बाद से ऑर्थोपेडिक। तो ये जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए है और साथ ही साथ जो फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट होते हैं और जो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो NA आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से अगले सेक्शन में देखिए आपसे पूछा जा रहा है जेंडर। तो आप मेल हैं, फीमेल हैं, इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से आपको आपका ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है और उसके बाद से जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप डालेंगे। आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही से डालिएगा, क्योंकि इस पर OTP आपको रिसीव होगा और जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो इसी ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर OTP के थ्रू आप ऑनलाइन काउंसलिंग करा पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आप बिल्कुल सही भरिएगा। उसके बाद से नीचे आप देखिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है। तो ग्रेजुएशन के बेसिक डिटेल मांगे जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू पर जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आप किस बोर्ड से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है देख सकते हैं आप। यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, अदर बोर्ड, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा गोरखपुर का आप देख सकते हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। तो जो भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होगा उस यूनिवर्सिटी को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद से आपसे पूछा जा रहा है
कॉलेज नेम, तो ये तो आपने बोर्ड नाम यहाँ से सेलेक्ट किया। अब उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो आपका कॉलेज था उसका नाम आप यहाँ पर टाइप करके लिखेंगे। उसके बाद से आपसे पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, तो आप किस ईयर में पास हुए थे वो ईयर यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ पर मार्कशीट नंबर लिखेंगे, यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखेंगे, मतलब कि कितने मार्क्स का था, और यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड, जैसे मान लीजिए आपका 1000 मार्क्स का था ग्रेजुएशन के तीनों वर्षों को मिला करके, और उसमें मान लीजिए आपको 800 नंबर मिला, तो यहाँ पर आप टोटल मार्क्स में 800 और ऑब्टेन्ड मार्क्स में टोटल मार्क्स में 1000 और ऑब्टेन्ड मार्क्स में 800 डालेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों को मार्कशीट नंबर को लेकर के कन्फ्यूजन हो सकता है, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक मार्कशीट की कॉपी आपको दिखाता हूँ जो कि ग्रेजुएशन की है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का ये मार्कशीट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टॉप कॉर्नर पर आपको एक नंबर दिख रहा है, यही मार्कशीट नंबर में आप डाल सकते हैं। आपके मार्कशीट पर जहाँ पर भी सीरियल नंबर लिखा होगा या फिर मार्कशीट नंबर करके लिखा होगा उसे आप वहाँ पर डाल देंगे। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जब आपकी काउंसलिंग होने के बाद से जब आप एडमिशन लेने के लिए पर्टिकुलर उस कॉलेज में जाएंगे जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, तो आपने आवेदन करते समय जो मार्कशीट नंबर डाला होगा वो मार्कशीट नंबर आपके एक्चुअल मार्कशीट नंबर पर अवेलेबल है या नहीं, इससे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं अथवा नहीं। तो अगर आपने ये नंबर डाल दिया या फिर कोई दूसरा नंबर डाल दिया तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी नंबर आपने डाला तो अगर आपके मार्कशीट पर वो अवेलेबल है तो उससे आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर टोटल मार्क्स में मैंने 1200 भरा और ऑब्टेन्ड मार्क्स में 800 भरा, यानी 1200 में मुझे 800 मार्क्स मिला। तो यहाँ पर परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से जो ये कैप्चा है वो यहाँ पर आप सबमिट करेंगे और नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से एक नया वेब पेज आपके सामने आएगा जिसमें आपको जितनी भी एंट्री दी गई आपने किया है उन सबको रिव्यू करने के लिए बोला जाएगा। तो सारे डिटेल को आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सारे डिटेल को कंफर्म करने के बाद से यहाँ पर नीचे आपको फाइनल सबमिट का बटन दिया गया है। तो अगर सारे डिटेल सही हैं तो फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको कुछ एडिट करना है तो यहाँ पर बैक पर क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर फील्ड में एडिट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अगर सब कुछ सही है तो आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें बताया जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर यूपी डीएलएड 2024, प्लीज़ सी योर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन मोबाइल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑन ईमेल आईडी फॉर नेक्स्ट स्टेप। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर जो आपने सबमिट किया था उस पर भेजा गया है, और जो रजिस्ट्रेशन के डिटेल हैं जो आपने ईमेल आईडी सबमिट किया था उस पर भेजे गए हैं। और नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको ये सभी चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया, क्लिक हियर टू प्रोसीड, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से नेक्स्ट पेज पर आप इस पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो यहाँ पर आप डालेंगे। जो डेट ऑफ बर्थ है आपका वो यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से ये कैप्चा यहाँ पर डालने के बाद से लॉगिन बटन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब जो भी मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था उस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है जो कि 10 मिनट तक के लिए वैलिड होगा। अगर आपको OTP रिसीव नहीं हुआ है तो यहाँ पर रीसेंड का एक लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप दोबारा OTP मंगा सकते हैं, ठीक है। जो OTP आपको रिसीव हुआ आप यहाँ पर सबमिट करेंगे और वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक करना होगा। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड स्टेप पर हम लोग आ चुके हैं। सेकेंड स्टेप पर आपको फ़ी का पेमेंट करना होगा। इसके लिए यहाँ पर पे फी का जो लिंक दिया गया है सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद से ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्शन लिखा गया है और इसमें सेलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पेमेंट गेटवे आपको दिया गया है, पहला ये और दूसरा ये। इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस रेडियो बटन पर क्लिक करके। साथ ही साथ अगर आपका पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे आपने पेमेंट कर दिया लेकिन अपडेट नहीं हुआ, तो आपको ये सलाह दी गई है कि आपको कम से कम 24 घंटे का वेट करना चाहिए। दोबारा पेमेंट नहीं करना है, कम से कम 24 घंटे का वेट करना है, ठीक है। अगर ये ऑटोमेटिक आपका रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो 24 घंटे आप वेट करिए, 24 घंटे के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली पेमेंट करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद से आपको पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे UPI के माध्यम से। तो जो यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन करना हूँ वो
जो अभ्यर्थी है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनके लिए जो चार्जेज हैं वो 200 रुपये निर्धारित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए यूपीआई के माध्यम से जब आप पेमेंट करते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना है, लेकिन जैसे ही क्रेडिट कार्ड आप सेलेक्ट करते हैं तो 200 की जगह देख लीजिए आप कन्वीनियंस फी और जीएसटी भी आपको देना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब आप डेबिट कार्ड को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कन्वीनियंस फी और जीएसटी पेमेंट करना होगा। नेट बैंकिंग जब आप करते हैं तो वहाँ पर भी कोई चार्जेज नहीं है, तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या फिर यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद से उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, या तो वीपीए के माध्यम से या तो क्यूआर कोड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्यूआर कोड पर जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसीड नाउ का लिंक एक्टिवेट हो चुका है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। आपके स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड आ चुका है। इस क्यूआर कोड पर आपको इस टाइम पीरियड में जो यहाँ पर घड़ी चल रही है इसके अंतर्गत ही आपको पेमेंट करना होगा। इस क्यूआर कोड को आप अपने यूपीआई पेमेंट ऐप से स्कैन करेंगे और पेमेंट करेंगे। ठीक है, पेमेंट करने के बाद से हो सकता है कि कुछ इस प्रकार से ब्लैंक स्क्रीन आपके सामने आ जाए और ये ना तो आगे बढ़े और ना ही पीछे जाए। तो उस कंडीशन में आपको घबराना नहीं है। जिस भी ब्राउज़र का यूज करते हुए आपने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं उस ब्राउज़र को आप सिंपली कट कर दीजिएगा। उसके बाद से वीडियो के स्टार्टिंग में updla.gov.in वेबसाइट के माध्यम से जो हमने प्रोसेस देखा था उस प्रोसेस के थ्रू आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर जो दूसरा लिंक दिया गया था फ़ी पेमेंट का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालेंगे और आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ सबमिट करेंगे। ये कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया था उस मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी से ऑथेंटिकेट होने के बाद से आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। लॉगिन होने के बाद से जो सेकंड स्टेप था फ़ी पेमेंट वाला, वहाँ पर देख लीजिए आपका ब्लैंक स्क्रीन आ गया था, लेकिन यहाँ पर जब आप जाएंगे तो फीड पे और ओके लिख करके आएगा, यानी आपका फ़ी जो है वो सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है। ठीक है, अब जा करके आपको नेक्स्ट बटन पर जाना है, जो कि नेक्स्ट स्टेप जो तीसरा स्टेप है फिल रजिस्ट्रेशन पार्ट 2, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन के डिटेल दिखाए जाएंगे, जिसमें जो बेसिक डिटेल आपके हैं वो ऊपर आपका दिखेगा और जो रजिस्ट्रेशन फ़ी डिटेल है वो यहाँ पर आपका शो करेगा नीचे। ठीक है, उसके बाद से नीचे आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट 2 आपके लिए ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के डिटेल को सबमिट करना है। सबसे पहले हाई स्कूल का बोर्ड आपसे पूछा जा रहा है, तो आप किस बोर्ड से थे, जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या फिर किसी अदर बोर्ड से। तो जो भी बोर्ड होगा आपका आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से अगले स्टेप में आपसे पूछा जा रहा है कॉलेज नेम, तो आप अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर डालेंगे। पासिंग ईयर, किस सन में आप पास हुए थे वो यहाँ पर डालेंगे। आप अपना रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद से मार्कशीट नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा और सेम टोटल मार्क्स कितने का था और उसमें कितने मार्क्स आपको ऑब्टेन्ड थे, कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए वो यहाँ पर डालेंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट के भी डिटेल को आपको सबमिट करना है। यहाँ पर सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी और बोर्ड है उसको सेलेक्ट करके आप अपना यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या फिर अदर बोर्ड जो भी होगा, जैसे अगर आप मान लीजिए बिहार बोर्ड से हैं, मान लीजिए आप बिहार के कैंडिडेट हैं और अदर स्टेट के तौर पर यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो बिहार बोर्ड चूंकि यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं तो आप अदर बोर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से आप अपना जो विद्यालय का नाम है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद से यहाँ पर पासिंग ईयर, यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे, यहाँ पर मार्कशीट नंबर आप डालेंगे और यहाँ पर टोटल मार्क्स कितना था और उसमें कितने नंबर आपको मिले वो यहाँ पर डालेंगे। परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में मार्कशीट नंबर कहाँ पर होता है वो आपको दिखा देता हूँ। आप अपने स्क्रीन पर एक कैंडिडेट का इंटरमीडिएट का जो मार्कशीट है 2016 में जो जारी किया गया था आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें आप सबसे ऊपर देख लीजिए, ये जो सीरियल नंबर लिखा गया है, ये जो क्रमांक नंबर लिखा गया सीरियल नंबर, यही आपका मार्कशीट नंबर होता है। ठीक है, यहीं पर आपका मार्कशीट नंबर होता है, यही नंबर आपको वहाँ पर डालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही नंबर आपको वहाँ पर डालना है। अगर इसके अलावा आपने कोई और नंबर डाला तो गलती नहीं है, कोई गलती नहीं होगा। वो नंबर जब आपका काउंसलिंग होगा तो आपको प्रोड्यूस करना होगा कि हाँ आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं। ठीक है, ये नंबर के अलावा मान लीजिए यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट नंबर होता है, आपने गलती से मान लीजिए सर्टिफिकेट नंबर ये वाला डाल दिया, देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है प्रमाण पत्र क्रमांक, जिसे सर्टिफिकेट बोला जाता है। तो यूपी बोर्ड में 2016 में मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में था, इसी वजह से यहाँ पर ये मार्कशीट नंबर है और यहाँ पर ये सर्टिफिकेट नंबर है। तो
इसको लेकर के अगर मान लीजिए आपने सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया तो आपका फॉर्म गलत नहीं हुआ। जब आपका काउंसलिंग के बाद जब आपका कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा तो ये नंबर आपके डॉक्यूमेंट में अगर है तो आप उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं कि आपका ये नंबर आपने डाल दिया था जो कि आपके मार्कशीट पर अवेलेबल है। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है कि आपको एक तरीके से ऑथेंटिकेट किया जाता है जो भी आपके मार्कशीट पर नंबर है उसके माध्यम से कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं अथवा नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं हाई स्कूल की बात करूं तो आप अपने स्क्रीन पर यूपी बोर्ड का हाई स्कूल का रिजल्ट देख पा रहे होंगे जो कि 2017 में घोषित किया गया था। यहाँ पर भी मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट था वो एक ही में था। तो ये वाला जो नंबर है, जो क्रमांक सीरियल नंबर लिखा गया, ये आपका मार्कशीट नंबर है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका सर्टिफिकेट नंबर है। तो चूंकि आपसे मार्कशीट नंबर मांगा गया है तो यही नंबर आपको वहाँ पर डालना है हाई स्कूल वाले में। ठीक है, इसी प्रकार से सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और अदर स्टेट के से अगर आपने किया हुआ है और वहाँ के स्टेट बोर्ड से आपने किया हुआ है तो आपके मार्कशीट पर इस प्रकार के कुछ नंबर्स होते हैं, उन्हीं नंबर को वहां पर आपको सबमिट करना है। और अगर मान लीजिए इन केस आपके सर्टिफिकेट मार्कशीट पर, ध्यान दीजिएगा, मार्कशीट नंबर पूछा गया तो मार्कशीट पर अगर इस प्रकार का कोई भी नंबर अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में सिंपली आप NA लिख देंगे। ठीक है, यानी नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और NA लिख करके आप आगे फॉर्म सबमिट करेंगे। उसके बाद से नीचे आपको करस्पॉन्डेंस और कम्युनिकेशन एड्रेस सबमिट करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, आप अपने गार्जियन का नाम, पेरेंट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पर आप अपना हाउस नंबर या फिर फ्लैट नंबर लिखेंगे। उसके बाद से जो भी आपका एड्रेस है वो पूरा यहाँ पर सबमिट करेंगे। नेशनलिटी में जो ड्रॉप डाउन मेनू है इसे आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से ड्रॉप डाउन मेनू से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है और उसके बाद से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से ID टाइप में आपको एक आईडी यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड विथ फोटो ग्राफ और ये सारी चीज़ें। तो जो भी आपके पास हो इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर पैन कार्ड आप सेलेक्ट करते हैं तो पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद से नीचे आपको ID नंबर डालना है, यानी पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद से कैप्चा यहाँ पर फिल करते हुए सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अब तक जितने भी डिटेल आपने सबमिट किए हैं उन सबको फिर से रिव्यू करने के लिए आपसे बोला जाएगा। सारे डिटेल को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए। ठीक है, उसके बाद से नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे तो यहाँ पर एक चेकबॉक्स दिया गया है, इस पर आपको टिक करना है और उसके बाद से फाइनल सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। अगर कोई भी डिटेल आपका गलत लगता है तो बैक बटन पर क्लिक करके आप उसे एडिट भी कर सकते हैं जब तक कि आप अपना फाइनल सबमिट नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया उसके बाद से कोई भी करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपकी मिस्टेक हो गई है और फाइनल सबमिट भी कर दिया है तो उस कंडीशन में आपको नया आवेदन ही करना पड़ेगा, नया फॉर्म ही सबमिट करना पड़ेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बातें मेंशन की गई हैं कि जब भी आप मल्टीपल फॉर्म सबमिट करते हैं तो जो लास्ट वाला फॉर्म होगा वो आपका एक्सेप्ट होगा, बाकी के पहले वाले जो आपके फॉर्म होंगे वो आपके रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। कहने का मतलब कि मान लीजिए आपने 2 फॉर्म सबमिट कर दिया, पहला गलती होने की वजह से दूसरा सबमिट कर दिया तो दूसरा वाला एक्सेप्ट हो जाएगा और पहला वाला ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अगर आपका कोई भी डिटेल गलत हो गया फाइनल सबमिट करने के बाद भी तो करेक्शन का तो मौका है नहीं, फिर आपके पास एक ही विकल्प बचता है कि आप अपने डिटेल से दूसरा फॉर्म भरिए, दूसरा वाला एक्सेप्ट हो जाएगा, पहला वाला रिजेक्ट हो जाएगा। ये बातें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन की गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस चेकबॉक्स पर आपको टिक करना है और फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना है। आपके स्क्रीन पर एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें बताया जाएगा कि आपने सक्सेसफुली एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर लिया है, फिल कर लिया है। अब आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो यहाँ पर अपलोड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप अपना आवेदन कंप्लीट करने के लिए फॉर्म आगे प्रोसीड होंगे तो कई बार आपका सेशन एक्सपायर होगा, ऑटोमेटिक ये लॉग आउट हो जाएगा। तो बार बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपके जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिला है उससे। ठीक है, तो इसको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया था तो इस वजह से लॉगिन करने के बाद से फिर से हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अब आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर कुछ बेसिक रूल आपको बताई गई है कि जो फोटो होगा वो 25 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर भी JPG फॉर्मेट में होगा और इसकी जो साइज़ है 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज फाइल का एक ऑप्शन दिया गया है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसी प्रकार से चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपना सिग्नेचर भी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपका इमेज और यहाँ पर सिग्नेचर आने के बाद से यहाँ पर सेव का बटन दिया गया, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा।
इमेज सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज अपलोडेड ग्रीन कलर से ओके लिख करके आ जाएगा। अब अंतिम स्टेप 5 स्टेप पर आप आ चुके हैं और यहाँ पर ईमेल और प्रिंट फॉर्म का लिंक आपको दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो डीएलएड प्रशिक्षण 2024 रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली आपने सबमिट कर लिया और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद से ये पीडीएफ फाइल आपके मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में जिसमें भी आप कर रहे होंगे प्रोसेस वो डाउनलोड होकर के आ जाएगा, जिसे आप फ्यूचर यूज के लिए संभाल करके रख सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा और कॉलेज में जब आप प्रवेश लेने जाएंगे तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपसे मांगा जाता है, तो मेक श्योर कि आप इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड करके रख लीजिएगा। अगर आपने साइबर कैफ़े के माध्यम से अपना फॉर्म सबमिट कराया है तो इसको आप अपने ईमेल पर सेंड करवा लीजिएगा और इसका एक आध प्रिंट आउट भी आप जरूर ले लीजिएगा क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो उस समय इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है कि किस प्रकार से डीएलएड सत्र 2024-26 में प्रवेश लेने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।